इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सम वेरी इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शंस। उनका क्या इक्वेशन होता है, उनमें क्या कुछ खास बातें होती है, उनके बारे में हम बात करेंगे डिटेल्स में। एंड इन द लास्ट पार्ट ऑफ द वीडियो विल आल्सो डिस्कस अबाउट द कलर्स ऑफ इंपॉर्टेंट केमिकल्स। ठीक है, क्योंकि ज्यादातर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में देखोगे या फिर आपके एनसीईआरटी बुक में देखोगे तो ज्यादातर क्वेश्चंस जो आते हैं उसमें आपको कुछ एक कलर बता दिया जाता है किसी केमिकल का। येलो प्रेसिपिटेट, ब्लू सॉल्ट, ग्रीन सॉल्ट, इस तरह से आपको व्हाइट प्रेसिपिटेट, इस तरह से आपको केमिकल्स का कलर बता दिया जाता है और कुछ एक नेचर बता दिया जाता है। उससे आपको आइडेंटिफाई करना रहता है कि ये केमिकल कौन सा है और कौन सा क्या रिएक्शन होगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स अगर आप देखे हो तो आपको जरूर ये चीज तो समझ में आता ही होगा क्वेश्चंस किस तरह के आते हैं इस चैप्टर में से। समझते हैं बिल्कुल सिंपल एंड इजी लैंग्वेज में। देखो, सबसे पहले जो कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है इसको मैं बताता जाऊंगा आपको वन आफ्टर द अदर। It's very important to make notes in this particular video. Equations जो भी आ रहा है हमारा केमिकल इक्वेशन, केमिकल रिएक्शन, उसको लिखते जाओ। उसमें क्या कलर चेंजेस, क्या प्रेसिपिटेट बन रहा है, क्या गैस रिलीज हो रहा है, ये सारा लिखते जाओ, तभी फायदा है। ठीक है, चलो। तो पहला है बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन विद अ वाइट डैजलिंग फ्लेम टू प्रोड्यूस अ वाइट पाउडरी एश। ठीक है, ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा। मैग्नीशियम रिबन को हम पहले थोड़ा साफ कर लेते क्योंकि मैग्नीशियम रिबन के ऊपर एक मैग्नीशियम ऑक्साइड का पतला सा लेयर जमा हो जाता है। तो कभी भी ये एक्सपेरिमेंट करने से पहले आपको रिबन को साफ करना पड़ता है विद अ सैंड पेपर। ठीक है, ताकि वो मैग्नीशियम ऑक्साइड का जो पतला सा लेयर है वो हट जाए। और वो एक बार हट जाता है, पूरा मैग्नीशियम का जब रिबन एक्सपोज हो जाता है एयर में, तो बहुत अच्छे से वो जलता है, व्हाइट डैजलिंग फ्लेम दिखता है आपको, एकदम आंखों को बोलते हैं ना आंखें चौंधिया जाना, उस तरह का एक फ्लेम होता है इसका। ठीक है, डैजलिंग मतलब वही। तो बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन विद अ व्हाइट डैजलिंग फ्लेम, वेरी इंपॉर्टेंट। मैग्नीशियम रिबन जलता है व्हाइट डैजलिंग फ्लेम के साथ, नोट्स बनाते रहो। टू प्रोड्यूस अ व्हाइट पाउडरी एश। अब ये क्या होता है व्हाइट पाउडरी एश और किस तरह से रिएक्शन होगा वो देख लेते हैं। सबसे पहले हो गया 2 mg, ये मैग्नीशियम रिबन से आया, सॉलिड स्टेट में है देखो, प्लस O2। बर्निंग मतलब कॉम्बिनेशन विद ऑक्सीजन गिव्स 2 MgO। MgO कैसे आया, इसके लिए अगर आपको पता नहीं है कि MgO होगा, MgO2 होगा, Mg2O होगा, क्या फॉर्मूला होगा मैग्नीशियम ऑक्साइड का, तो फिर आप फॉर्मूला वाला वीडियो देख लो, इसी प्लेलिस्ट में है, हाउ टू फाइंड द करेक्ट केमिकल फॉर्मूला। वेरी इंपॉर्टेंट अगर आप सही सही बैलेंस करना चाहते हो। ठीक है, आपको फॉर्मूला पता है तो आप बैलेंस कर ही लोगे। 2 mg प्लस O2 गिव्स 2 MgO प्लस हीट। प्लस हीट, हीट अगर आपका प्रोडक्ट साइड में आ रहा है तो रिएक्शन कैसा हो जाएगा, हीट इज इन प्रोडक्ट साइड। याद करो, सारे वीडियोस में मैंने इससे पहले समझाया है कि हीट अगर प्रोडक्ट साइड में आ रहा है तो आपका ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो जाता है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन याद आ रहा है, जिसमें हीट रिलीज होता है। तो ये चीज लिख लो आप लोग, हीट अगर प्रोडक्ट साइड में आ रहा है तो फिर एक्सोथर्मिक। एंड हीट अगर रिएक्टेंट के साइड में आ रहा है, यहां पे नहीं, मान लो यहां पे हीट आ रहा है या फिर एरो के ऊपर हीट आ रहा है, मतलब क्या, उसका मतलब हो गया एंडोथर्मिक। ठीक है, तो हीट इन रिएक्टेंट साइड या फिर एरो के ऊपर अगर आ रहा है तो उसका मतलब है वो एंडोथर्मिक हो गया। इस पॉइंट को नोट डाउन कर लो। जो व्हाइट पाउडर बना, व्हाइट पाउडरी ऐश, यहाँ पे जो लिखा हुआ है ये क्या हो गया, व्हाइट पाउडरी ऐश, MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड इज व्हाइट इन कलर एंड व्हाइट पाउडरी ऐश बना। ठीक है, ये इसका एक्सपेरिमेंट है, आपके बुक में भी इसका डायग्राम दिया हुआ देखो, बर्नर है,
बर्नर में आप टोंग, टोंग मतलब चिमटा, देखिए चिमटा, ठीक है। तो चिमटा से आप मैग्नीशियम रिबन को एक छोटा सा टुकड़ा काटे उससे पकड़ के ला रहे हो। चिमटा से क्यों, हाथ से क्यों नहीं पकड़ के ले जा रहे हो? क्योंकि मैग्नीशियम रिबन में जब आग लगेगा, आप अगर हाथ से पकड़े हो तो बहुत तेज आग आएगा और आपकी फिंगर्स बर्न हो सकती है। तो वेरी इंपॉर्टेंट कि टोंग से पकड़ो। टोंग मतलब चिमटा, जिससे रोटी वोटी पकड़ा जाता है। देखिए हो ना चिमटा क्या कैसा होता है, ठीक है। मैग्नीशियम रिबन को आप आग के ऊपर लाए, यहाँ पे व्हाइट डैसलिंग फ्लेम निकलेगा, इधर इधर पे एकदम व्हाइट डैसलिंग फ्लेम निकलेगा एंड व्हाइट पाउडरी ऐश होगा, वो इस वॉच ग्लास में मैग्नीशियम ऑक्साइड ऐश की तरह, ये हो गया ऐश, मैग्नीशियम ऑक्साइड, जो व्हाइट पाउडरी ऐश है वो जमा हो जाएगा। ये रिएक्शन समझ में आया? ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट है जिंक ग्रैन्यूल्स इन डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बहुत बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में आ चुका है। जिंक ग्रैन्यूल्स, ग्रैन्यूल्स मतलब छोटे छोटे ग्रेन्स, ठीक है। तो Zn प्लस सल्फ्यूरिक एसिड मतलब H2SO4। मैंने एसिड सबके सब फॉर्मूला लिखाए थे मैंने, ठीक है। तो H2SO4 होता है सल्फ्यूरिक एसिड। आपके पास अगर नहीं है तो अभी लिख लो सारे के सारे एसिड्स के फॉर्मूले। तो ये हो गए सारे इंपॉर्टेंट एसिड्स। सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, नाइट्रिक एसिड HNO3, कार्बनिक एसिड H2CO3। इसके अलावा भी बहुत सारे एसिड्स होते हैं। अगर आपको फॉर्मूला नहीं पता है तो चैप्टर 2 के प्लेलिस्ट में आपको डिटेल्स में एसिड, बेसिस, सब इंपॉर्टेंट केमिकल फॉर्मूले मिल जाएंगे, ठीक है। अभी फिलहाल हम वापस टॉपिक पे आते हैं। जिंक ग्रैन्यूल, जिंक एक मेटल होता है, हमने पढ़ा गैल्वेनाइजेशन वगैरह में काम आता है। जिंक ग्रैन्यूल्स इन डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, डाइल्यूट मतलब थोड़ा सा पानी आपने मिलाया है उसमें, ठीक है, थोड़ा फीका कर दिया उसको, डाइल्यूट मतलब थोड़ा फीका कर दिया। जिंक ग्रैन्यूल्स इन डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड गिव्स सॉल्ट एंड रिलीजेस H2 गैस। H2 गैस को कैसे पता चलता है? टेस्टेड बाय बर्निंग अ लाइटेड मैचस्टिक विद पॉपिंग साउंड। H2 गैस का टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप नोट डाउन कर लो। H2 गैस का टेस्ट होता है जहां पे भी हाइड्रोजन गैस बन रहा है। एक तो हाइड्रोजन गैस बहुत ही ज्यादा इन्फ्लेमेबल होता है, एक्सप्लोसिव बर्निंग होता है उसका, ठीक है, बहुत तेजी के साथ चलता है। तो अगर मान लो थोड़ा सा किसी टेस्ट ट्यूब में अगर मान लो हाइड्रोजन गैस बना है और आपने कलेक्ट किया कुछ करके उंगली लगा के, या उसके अंदर मान लो H2 गैस है, अगर आप यहाँ पे एक माचिस की तीली लाओगे, जलती हुई माचिस की तीली लाओगे और अपना उंगली हटाओगे यहाँ से, ठीक है, ये अपना उंगली आपने हटा दिया यहाँ से, तो क्या होगा? यहाँ से आपका हाइड्रोजन गैस निकलेगा और हाइड्रोजन गैस को जैसे ही आग मिलेगा वो पॉप साउंड के साथ, पॉपिंग साउंड, ऐसे ऐसे करके जलेगा, करते हो ना ऐसा वाला पॉपिंग साउंड आएगा, ठीक है। और उसके बाद ये माचिस बुझ जाएगा, खत्म, माचिस बुझ गया, ठीक है। तो ये चीज होता है हाइड्रोजन गैस का टेस्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, लिख लो। हाइड्रोजन गैस कैसे टेस्ट करते हो आप? H2 gas is tested by burning a lighted matchstick with popping sound. Very important. ठीक है, चलो अब रिएक्शन देख लेते हैं। Zn plus H2SO4, Zn is solid metal, solid ही होता है। H2SO4 aqueous, aqueous क्यों? क्योंकि मैंने बोला थोड़ा सा डाइल्यूट किया है हमने H2SO4 को, हल्का सा पानी मिला है। gives, अब देखो क्या ये ZnSO4 बन जाएगा, ZnSO4 प्लस H2, तो ZnSO4 एक सॉल्ट हो गया, ठीक है, और H2 गैस इज बीइंग रिलीज। तो H2 गैस के आसपास आप ऐसे अप एरो दे दो, मतलब H2 गैस रिलीज। कैसे पता चला? H2 का कोई कलर या स्मेल होता है क्या पता करने के लिए? नहीं, पॉपिंग साउंड के साथ माचिस जलेगा, ये ऐसे करके हम टेस्ट करेंगे, ठीक है। आप डायग्राम में भी देखो, यहाँ से H2 गैस निकल रहा है और यहाँ पे कैंडल लाया तो पॉपिंग साउंड, बर्निंग ऑफ हाइड्रोजन गैस विद पॉप साउंड, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अच्छा, और ये कौन सा रिएक्शन हो गया, ध्यान से बताओ। देखो एक मेटल आ रहा है एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो ये कौन सा सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गया? देखो याद करो, जिंक हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव होता था, यहाँ पे H2 और SO4 आराम से एक साथ बैठे थे, जिंक आया और H2 को डिस्प्लेस कर दिया, H2 को देखो अलग कर दिया और खुद SO4 के साथ बैठ गया। तो क्या हुआ? ये सिंगल डिस्प्लेसमेंट
रिएक्शन हो गया। आ रहा समझ में? इंपॉर्टेंट चीजें देख के लिखते रहो, नहीं तो दिमाग से निकल जाएगा। सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है, ये इसका सेटअप है पूरा। देखो एक टेस्ट ट्यूब है, स्टैंड में लगाया हुआ है, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डाला हुआ है, इसमें जिंक ग्रैन्यूल्स डाल दिए, इसमें जिंक ग्रैन्यूल्स मतलब छोटे छोटे ग्रेन। तो रिएक्शन हुआ, ऊपर से स्टॉपर लगाया हुआ है, यहाँ से एक डिलीवरी ट्यूब है देखो। तो अंदर तो जिंक जिंक सल्फेट जो बना ये तो सॉल्ट हो गया, तो सॉल्ट तो इधर ही रहेगा एक्वस, ये इसमें डिसॉल्व हो जाएगा। तो H2 गैस है, यहाँ से निकल के यहाँ से बबल की तरह निकलेगा। यहाँ पे सोप सोल्यूशन भी हम रखे हैं, क्यों? ताकि H2 गैस निकल के इधर उधर ना चले जाए। जब कोई पानी या कुछ सोल्यूशन रखेंगे तब उसी के अंदर बबल जैसे दिखाई देगा ना हम लोग को, ठीक है। तो यहाँ पे अब H2 गैस अगर पानी रख दोगे तो क्या होगा, वो तो ऐसे निकल जाएगा, ऐसे निकल जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा कि कहाँ से H2 गैस निकल रहा है। तो हमें चाहिए कि हमें H2 गैस कहाँ से निकल रहा है दिखे, इसलिए हमने यहाँ पे क्या किया, सोप सोल्यूशन रख दिया। तो उसके अंदर बबल जैसे ही छोड़ोगे आप, उसमें क्या होगा, छोटा छोटा बबल बनेगा, और वो बबल्स के अंदर क्या रहेगा, H2 गैस ही रहेगा। तो H2 गैस आएगा। आप बबल देख के उसके पास कैंडल को लेके चले जाओ, तो आपको दिख जाएगा वो पॉप 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 करके ऐसे बर्न होता हुआ, ठीक है। तो ये हो गया इसका पूरा सेटअप। इसको नोट डाउन कर लो, रिएक्शन को लिख लो, नहीं तो कोई फायदा नहीं है। H2 गैस के टेस्ट को लिख लो, कैसे करके H2 गैस को टेस्ट करते हैं, ठीक है, ये भी आपके बुक में दिया हुआ है। सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है ये। चलो आगे बढ़े। बर्निंग ऑफ हाइड्रोजन टू प्रोड्यूस वाटर वेपर, ये तो काफी इजी सही है, कुछ नहीं, हाइड्रोजन को आप ऑक्सीजन के प्रेजेंस में आग लगा दो, वो जलेगा और वाटर वेपर बन जाएगा 2H2O। तो देखो सब गैसियस फॉर्म में, हाइड्रोजन भी गैस, ऑक्सीजन भी गैस, जो बना वो भी गैस, वाटर वेपर भी गैसियस फॉर्म। कंबशन ऑफ कोल, आपको पता है किसी भी चीज को कंबशन मतलब ऑक्सीजन से रिएक्ट कराना है। सी सॉलिड, मोस्टली कोल सॉलिड फॉर्म में होता है, ऑक्सीजन गैसियस फॉर्म में होता है। CO2 बना जो कि गैस है, एंड हीट रिलीज किया है। हीट इज इन द प्रोडक्ट साइड, मतलब ये क्या हो गया, एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो गया। आ रहा है समझ में? ठीक है, इसमें भी हीट जो होगा वो प्रोडक्ट साइड में, तो मतलब ये भी क्या हो गया आपका, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस हो गए, ठीक है। ध्यान देते रहो, सारे के सारे मैं इंपॉर्टेंट रिएक्शन बता रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट है कंबशन ऑफ नेचुरल गैस। नेचुरल गैस क्या होता है, CH4, मीथेन गैस बोलते हैं इसको, ठीक है, क्या बोलते हैं, मीथेन गैस। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर में आपको पता चल जाएगा ये क्या होता है। उसको जलाओगे ऑक्सीजन के प्रेजेंस में तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और वाटर वेपर बनता है, तो CO2 भी गैस, वाटर वेपर भी गैस, प्लस हीट, तो ये भी हो गया आपका क्या, एक्सोथर्मिक। अच्छा, एक ही रिएक्शन मल्टीपल टाइप्स के रिएक्शन भी हो सकता है, जैसे मान लो, जैसे ये वाला हमने जो देखा, बर्निंग ऑफ हाइड्रोजन टू प्रोड्यूस वाटर वेपर, ये एक्सोथर्मिक तो है ही क्योंकि हीट रिलीज हो रहा है, ऑल्सो दिस इज अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, राइट। दो चीजें कंबाइन होके एक सिंगल प्रोडक्ट बन रहा है। याद करो, मैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन के वीडियो में बताया था, सिंगल प्रोडक्ट, सिंगल प्रोडक्ट, तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी है। इसमें भी देखो, ये भी एक्सो एंड कॉम्बो, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन आपको पता ही है, सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये C6H12O6, अब ये क्या है देखो, C6H12O6, ये आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, क्लास 7 में भी फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन आप पढ़ चुके हो। ये होता है ग्लूकोज, द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ शुगर, जिस फॉर्म में हमारे ब्लड में पूरा शुगर जो है, जो ग्लूकोज जो है वो फ्लो करता रहता है, जिससे हमको एनर्जी मिलता है। तो रेस्पिरेशन में बेसिकली क्या होता है, ग्लूकोज को धीरे धीरे ऑक्सीडाइज किया जाता है इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। और ये कहाँ पे होता है, हमारे सेल के अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया करके एक ऑर्गेनल होता है, याद आ रहा है क्या? तो साइटोप्लाज्म एंड माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। अगर आप 9th में स्ट्रक्चर ऑफ सेल अच्छे से पढ़े हो होपफुली, तो आपको ये याद होगा। C6H12O6 ग्लूकोज को आपने ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ऑक्सीडाइज किया, तो उसमें से निकला 6CO2, जो हम सांस के द्वारा बाहर जो छोड़ते हैं, वी रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड, राइट। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आ रहा है, हमारे बॉडी के अंदर
ग्लूकोज ऑक्सीडाइज होके ही आ रहा है कार्बन डाइऑक्साइड। तो 6CO2 गैस के फॉर्म में निकला, 6H2O वाटर वेपर, हमारे सांस में बहुत सारा वाटर वेपर भी रहता है। आप अगर एक मिरर के ऊपर करके ऐसे ब्रीद आउट करोगे तो उसमें देखोगे वाटर वेपर पूरा दिखता है। प्लस एनर्जी, ये जो एनर्जी है, ये एनर्जी हमारे बॉडी को टेम्परेचर को मेंटेन करने में हेल्प करता है। ठीक है, ये हो गया रेस्पिरेशन का रिएक्शन। नेक्स्ट हो गया थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। थर्मल डिकम्पोजिशन क्या था? एक रिएक्टेंट 2 और मोर प्रोडक्ट्स में टूट जाएगा यूजिंग हीट। मैंने आपको वीडियो में समझाया था। तो देखो, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, इसको लाइमस्टोन भी बोलते हैं, और लाइमस्टोन मतलब काइंड ऑफ लाइमस्टोन केव्स होते हैं, व्हाइट कलर के स्टोन्स होते हैं ये बेसिकली। कई सारे गुफाओं में अब आप अगर जाओगे तो आपको लाइमस्टोन बहुत कॉमनली दिख जाएगा। देखो, CaCO3 ना बहुत कॉमन कंपाउंड है। ये मार्बल में होता है, लाइमस्टोन में होता है, एग शेल में होता है, बहुत जगहों में मिलता है CaCO3। एक सिंपल कैल्शियम का एक शेल्स में होता है, जो सीपिया जिनको बोलते हैं, ठीक है, सी शेल्स जो होते हैं उनमें होता है, शंख में होता है। ठीक है, तो बहुत सारी जगहों में CaCO3 मिलता है नेचर में। कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड फॉर्म में है, लाइमस्टोन बोलते हैं। उसको अगर मैं हीट करूंगा, देखो हीट अब कहाँ पे है? रिएक्टेंट साइड में। मतलब ये कौन सा रिएक्शन हो गया? ये एंडोथर्मिक रिएक्शन हो गया। ठीक है, तो हीट करूंगा तो ये क्या बन जाएगा? कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। कैल्शियम ऑक्साइड को क्या बोलते हैं? क्विक लाइम। मैंने ये पहले भी बताया था, कैल्शियम ऑक्साइड को क्विक लाइम बोलते हैं। चूना, हिंदी में क्या बोलते हैं? चूना। ठीक है, तो चूना कैसे बनता है? कैल्शियम कार्बोनेट को आप हीट करो, कैल्शियम कार्बोनेट क्या हो गया? CaCO3। अब इसमें मैं क्या करूंगा? इसमें CO2 मैंने अलग निकाल दिया, बचा क्या मेरे पास? कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड का क्या फॉर्मूला होता है आपको पता होना चाहिए, नहीं तो वीडियो देख लो जाके। ठीक है, तो ये देखो CaO बना और CO2, तो ये एक तरह से एंडोथर्मिक भी हुआ और थर्मल डिकम्पोजिशन भी हुआ। ये मैंने आप लोग को बताया भी था कि जो भी थर्मल डिकम्पोजिशन के रिएक्शंस होते हैं वो सारे के सारे एंडोथर्मिक रिएक्शन के भी एग्जाम्पल्स होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, फॉर्मेशन ऑफ स्लेक लाइम बाय रिएक्टिंग क्विक लाइम विद वाटर इन एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। मैंने आपको ये रिएक्शन ऑलरेडी समझा दिया एक वीडियो में। चूना, जो कैल्शियम ऑक्साइड निकला, क्विक लाइम, वेरी इंपॉर्टेंट, लिख लो, नोट्स बनाते जाओ वीडियो को पॉज कर करके। तो देखने से कुछ याद नहीं रहेगा, फालतू टाइम वेस्ट कर रहे हो आप। कैल्शियम ऑक्साइड को क्विक लाइम बोलते हैं, चूना भी बोलते हैं। उसको आप पानी में डाल दोगे तो वो रिएक्ट करेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। स्लेट लाइम बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ट्रांसपेरेंट, पहले तो थोड़ा व्हाइटिश कलर रहता है, बट जैसे ही सेटल करने देते हो आप, वो ट्रांसपेरेंट हो जाता है। और चूना को पानी में डालने से बहुत हीट रिलीज होता है। तो देखो, हीट कौन से साइड में हो गया? प्रोडक्ट साइड में हो गया। तो ये कौन सा रिएक्शन हो गया? एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो गया, और कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी हो गया, ये है ना। ठीक है, तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट, मतलब एक ही रिएक्शन मल्टीपल टाइप्स में आ सकता है, मैं बस यही कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो स्लेक लाइम और क्विक लाइम का फॉर्मूला लिख लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। टेस्ट फॉर CO2 भी बोलते हैं। ठीक है, स्लेक लाइम में से ब्लोइंग कार्बन डाइऑक्साइड थ्रू स्लेक लाइम टर्न्स इट मिल्की ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट मैंने बताया था आपको क्या होता है प्रेसिपिटेट। जब कोई चीज सॉलिड सा बनता है एक सोल्यूशन के अंदर कुछ रिएक्शन से, और वो उसके बाद बीइंग हेवियर देन द लिक्विड, वो धीरे 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 नीचे सेटल कर जाता है, सेडिमेंट सा बना देता है, उसको बोलते हैं प्रेसिपिटेट। मैंने आपको दिखाया था फोटो भी। ठीक है, चलो, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या था? CaOH2, स्लेक लाइम, ट्रांसपेरेंट है। उसमें अगर मैं कभी इस रिएक्शन का वीडियो बना के भी डाल दूंगा इसी प्लेलिस्ट में। ठीक है, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में अगर आप CO2 बबल, मान लो आपके पास एक बीकर में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, इसमें अगर आप CO2 ब्लो करोगे, ऐसे ले लो, एक स्ट्रॉ ले लो और इसमें ब्लो करो। आप जब ब्लो करोगे तो क्या आपके मुंह से क्या निकलेगा? कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा।
तो धीरे धीरे देखोगे ये जो ट्रांसपेरेंट जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड था ये मिल्की हो जाता है, ट्रांसपेरेंट से इसका कलर चेंज जो होता है वो मिल्की हो जाता है, व्हाइटिश टाइप का, और कुछ दिख नहीं रहा होता है, ट्रांसपेरेंसी खत्म हो जाता है उसका, ओपेक व्हाइट टाइप का हो जाता है। तो क्यों होता है? क्योंकि CaOH ट्वाइस प्लस CO2 गिव्स CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, और ये पीपीटी बन जाता है। पीपीटी में हम डाउन एरो लगाते हो तो यहाँ पे भी आप एक डाउन एरो लगा दो, प्लस H2O बन जाता है लिक्विड फॉर्म में। ठीक है, तो रिएक्शन क्या हो गया? CaOH ट्वाइस प्लस CO2 gives CaCO3 PPT प्लस H2O। ये वाइट मिल्की कलर का कर देता है पूरे सॉल्यूशन को। तो दिस इज आल्सो कॉल्ड टेस्ट फॉर कार्बन डाइऑक्साइड। देखो गैसेस को ना हमें टेस्ट करना पड़ता है, डिफरेंट डिफरेंट गैसेस को, क्योंकि हाइड्रोजन भी कलरलेस ओडरलेस, ना सूंघ के बता सकते हो ना देख के बता सकते हो, कार्बन डाइऑक्साइड भी कलरलेस ओडरलेस। तो अगर आपके पास कोई इंडिकेशन ही नहीं है तो आप बताओगे कैसे कि कब कौन सा गैस निकल रहा है? आपको डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट करके देखना पड़ेगा। मान लो कोई गैस निकला, आप उसमें पहले तो माचिस डाल के देखो, पॉपिंग साउंड होता है या बुझ जाता है। अगर पॉपिंग साउंड हुआ तो हाइड्रोजन, अगर बुझ गया मतलब हो सकता है कार्बन डाइऑक्साइड हो, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड फायर को एक्सटिंग्विश कर देता है। नेक्स्ट क्या करो, आप उस गैस को लेके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में से पास कर दो, अगर मिल्की हो गया तो यस इट इज कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो गैसेस के लिए हमें कई सारे टेस्ट करने पड़ते हैं। तो अभी तक हमने टेस्ट फॉर हाइड्रोजन एंड टेस्ट फॉर कार्बन डाइऑक्साइड पढ़ लिया। नेक्स्ट हो गया देखो फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस काफी हद तक रेस्पिरेशन का ही उल्टा होता है। देखो मैं दोनों आपको कंपेयर करवा दे रहा हूं, ठीक है। ये था रेस्पिरेशन, लिख लो रिएक्शन को, और इसी का उल्टा है फोटोसिंथेसिस। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो और कंपेयर करके देखो दोनों को। फोटोसिंथेसिस में क्या हो रहा है? प्लांट्स में होता है, कार्बन डाइऑक्साइड लेता है प्लांट स्टोमाटा से एंड रूट से वाटर लेता है इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। क्लोरोफिल एक पिगमेंट होता है, ग्रीन पिगमेंट, जो कि उसके प्लांट सेल्स के अंदर रहता है। प्लांट सेल्स के अंदर क्लोरोप्लास्ट करके एक जगह रहता है, हम लोग लाइफ प्रोसेस में पढ़ेंगे। ठीक है, तो वहां पे सनलाइट को ट्रैप करता है और वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड को मिला के वो बनाता है C6H12O6। अब जल्दी से बताओ ये क्या था? मैंने अभी कुछ देर पहले ही आपको बताया C6H12O6 क्या था। अगर नोट्स ले रहे हो तो आपको पता होगा कि ये ग्लूकोज था, प्लस 6O2, 6 ऑक्सीजन ये रिलीज कर देता है, इसलिए हम बोलते हैं प्लांट्स रिलीज ऑक्सीजन, एंड प्लस 6H2O रह जाता है। ठीक है, तो कई बुक्स में आपको यहाँ पे 12H2O के जगह शायद 6H2O दिखे, और यहाँ पे शायद ये दिखे ही ना। ठीक है, तो ये भी सही है, और अगर आप ये देख रहे हो किसी बुक में वो भी सही है। डोंट गेट कंफ्यूज्ड, H2O का अलग अलग नंबर्स हो सकता है फोटोसिंथेसिस के रिएक्शन में। वेरी इंपॉर्टेंट, इस रिएक्शन में आपको क्लोरोफिल और सनलाइट लिखना ही लिखना है एरो के ऊपर और नीचे। अगर नहीं लिखोगे, सिर्फ रिएक्शन लिख के आ गए और क्लोरोफिल सनलाइट नहीं लिखोगे तो बिग जीरो। ठीक है, चलो नेक्स्ट हो गया सोडियम रिएक्ट्स विगोरसली विद वाटर टू गिव सोडियम हाइड्रोक्साइड। अच्छा, सोडियम ना बहुत ही रिएक्टिव मेटल है, मैंने रिएक्टिविटी सीरीज वाले उसमें बताया था, एकदम टॉप में होता है, जस्ट पोटेशियम के बाद ही केदारनाथ का बाबा है ना, तो केदारनाथ, नाथ इज सोडियम। तो सोडियम बहुत ही हाईली रिएक्टिव है। सोडियम को अगर हवा में रख दूंगा तो हवा के साथ रिएक्ट कर जाएगा, अगर पानी में रखूंगा तो पानी के साथ रिएक्ट कर जाएगा, कहीं पे भी रखो हेडेक है वो। तो सोडियम को इसलिए हमेशा केरोसिन में स्टोर करके रखा जाता है, केरोसिन के साथ वो रिएक्ट नहीं करता है। ठीक है, तो सोडियम रिएक्ट्स विगोरसली, विगोरसली मतलब बहुत तेज रिएक्शन, एकदम फाट फूट फट रहा है, गैस निकल रहा है, बबल्स निकल रहे, गर्म हो जा रहा है, मतलब आप अगर उंगली उंगली हाथ वाथ डाल दिए वहां पे तो आपके हाथ में भी मतलब जल सकता है। ठीक है, तो वेरी विगोरस रिएक्शन होता है, वायलेंट रिएक्शन होता है टू गिव सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो रिएक्शन क्या हो गया? 2Na plus 2H2O gives 2NaOH plus H2 गैस, H2 गैस रिलीज हो जाता है। ठीक है, रिएक्शंस लिखते रहो यार, वर्ड में भी एंड वो भी, क्योंकि
इन्हीं रिएक्शंस में से घुमा फिरा के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में आ जाता है। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है, अगर आपने ऑलरेडी पीवाईक्यू क्वेश्चंस देख लिया है, आपको आइडिया है थोड़ा बहुत कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं बोर्ड एग्जाम में, तो आई थिंक यू आर गोइंग टू लाइक दिस वीडियो। ठीक है, तो डू शेयर इट विथ योर बेस्ट फ्रेंड, प्लीज सेल्फिश मत बनो। नेक्स्ट, ड्रिंकिंग मिल्क ऑफ मैग्नीशिया ड्यूरिंग एसिडिटी गिव्स रिलीफ। अच्छा, ये भी एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या होता है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है MgOH ट्वाइस, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बेसिकली मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ऐसे दवाइयों की दुकान में भी आपको मिल जाएगा। इसको कब पीते हैं? जब भी आपका एसिडिटी का प्रॉब्लम होता है। एसिडिटी का प्रॉब्लम क्या होता है? बेसिकली देखना, आपके मम्मी पापा को शायद हो, जो सीनियर रहते हैं 40-50 के एज में रहते हैं, या बूढ़े लोग, उनको ज्यादातर होता है। तो क्या होता है उसमें, हमारे पेट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, आपको पता है। तो पेट में कुछ मसल्स होते हैं जो विद एज धीरे 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 वियर आउट हो जाते हैं। तो वो मसल्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड को सील करके पेट में नहीं रख पाते। कभी कभी वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड मसल खुला रह जाता है, एंड वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारे फूड पाइप में आ जाता है। फूड पाइप यहाँ पे होता है, ठीक है, हम लोग लाइफ प्रोसेस वाले चैप्टर में डिटेल्स में पढ़ेंगे। तो वो एसिड जब फूड पाइप में आता है, एकदम जलन वाला फीलिंग आता है, उसको बोलते हैं एसिडिटी। और उस चीज को, उस एसिड के कारण जो जलन वाला फीलिंग आ रहा है, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया पी सकते हैं। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एक माइल्ड बेस होता है, ठीक है। वो जब अंदर जाता है, एसिड प्लस बेस गिव्स सॉल्ट प्लस वाटर। कौन सा रिएक्शन था? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होके वो जो जलन वाला फीलिंग होता है वो खत्म हो जाता है, ठीक है। तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्लस 2HCl, ये हमारे पेट से आया, गिव्स MgCl2, ये सॉल्ट हमारे फूड पाइप में ही फॉर्म होता है, प्लस वाटर। सो दिस इज अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। मैंने बताया था न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, सिंगल डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट एंड न्यूट्रलाइजेशन, 3 टाइप के हमने रिएक्शंस पढ़े थे। अगर वीडियो नहीं देखे हो तो इसी प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट, MgCl2 बनता है, और इसको क्या बोलते हैं? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। फॉर्मूला क्या होता है? MgOH ट्वाइस। वीडियो को पॉज करके अब भी लिख लो, जो भी मैं इंपॉर्टेंट बताता जा रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। Barium chloride in sulfuric acid gives white precipitate of barium sulfate। ये white कलर का होता है, BaSO4। वेरी इंपॉर्टेंट, इसका कलर याद रखो, कई बार आ चुका है ये बोर्ड में। BaCl2 बेरियम क्लोराइड प्लस H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड गिव्स BaSO4, यहाँ पे एक डाउन एरो छोटा सा लगा दो, प्लस HCl, ठीक है। इसको आप बैलेंस कर लेना, ये बैलेंस नहीं है यहाँ पे, तो 2HCl हो जाएगा, ठीक है। व्हाइट प्रेसिपिटेट मतलब बेरियम सल्फेट, अगर बेरियम वाला कोई केमिकल रिएक्शन है। तो मैं इस वीडियो में लास्ट में आपको सारे इंपॉर्टेंट केमिकल्स का कलर भी बताने वाला हूँ। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, कई बार आ चुका है, कलरलेस लेड नाइट्रेट। लेड नाइट्रेट हो गया PbNO3 ट्वाइस, when heated in a test tube gives brown fumes of nitrogen dioxide। याद रखो, ब्राउन कलर का फ्यूम्स, फ्यूम्स मतलब गैस, धुआं, ठीक है। अगर ब्राउन कलर का धुआं निकाल रहा है तो NO2 है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, एंड येलो लेड ऑक्साइड। तो लेड नाइट्रेट को आप हीट करते हो तो लेड ऑक्साइड, लेड मोनोऑक्साइड बोलते, येलोइश कलर का होता है, प्लस 4NO2 बनता है, ये ब्राउनिश गैस होता है, याद रखो, ब्राउनिश गैस, प्लस ऑक्सीजन निकलता है। तो ये क्या हो गया? एक तरह से थर्मल डिकम्पोजिशन भी हो गया और एंडोथर्मिक भी हो गया। आ रहा है समझ में? ठीक है। तो PbO इज रेडिश ब्राउन व्हेन हॉट एंड येलो व्हेन कोल्ड। PbO का थोड़ा कलर बदलता है। ऑक्सीजन कैन बी टेस्टेड। अच्छा, ऑक्सीजन का टेस्ट क्या होता है? By bringing a glowing splinter and when held near the mouth of the boiling tube, it catches fire and starts burning। तो ऑक्सीजन का टेस्ट आप लिख लो, एक ग्लोइंग स्प्लिंटर को लाओगे, मतलब एक पतला सा कोई लकड़ी वकड़ी टाइप का कुछ
घास फूस लकड़ी टाइप का, ऐसे टाइप का सूखा हुआ आप लाओगे, उसमें आग लगा है लेकिन आग बुझा दियो आप, रेडिश कलर का जो ग्लो होता है ना, जब जैसी आग बुझता है रेडिश ग्लो देता है एक चीज, तो वो रेडिश ग्लोइंग स्प्लिंटर लाओ, उसको ऑक्सीजन के पास, ऑक्सीजन सपोर्ट्स बर्निंग, तो क्या होगा, वो जो रेडिश जो आग बुझने वाला था वो अपने आप वापस एक फ्लेम बन के लग जाएगा उसमें, स्प्लिंटर में, वो लकड़ी जो भी है उसमें लग जाएगा। ठीक है, तो व्हेन हेल्ड नियर द माउथ ऑफ द बॉइलिंग ट्यूब इट कैचेस फायर एंड स्टार्ट्स बर्निंग। ये ऑक्सीजन का टेस्ट है, लिख लो इसको। ठीक है, वीडियो पॉज करके नोट्स बनाते रहो। When electricity is passed through molten sodium chloride for electrolysis, electrolysis मतलब electricity pass करके आप break down करा दे रहे हो, तो 2NaCl in the presence of electricity, देखो arrow के ऊपर electricity लिखना जरूरी है, gives 2Na plus Cl2, Cl2 क्लोरीन गैस बनके अलग हो गया। फोटोलिसिस या फोटोकेमिकल भी हमने पढ़ लिया ऑलरेडी, ऑफ सिल्वर हैलाइड्स, सिल्वर हैलाइड्स, हैलाइड्स मतलब यहाँ पे फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, बहुत कुछ आ सकता है। हैलोजेंस बोलते हैं बेसिकली, हैलोजेंस किसको बोलते हैं, फ्लोराइड, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये 4 एलिमेंट्स को हैलोजेंस बोलते हैं। इसलिए सिल्वर हैलाइड्स मतलब सिल्वर के साथ आप चाहे तो क्लोरीन रख दो, चाहे तो ब्रोमीन रख दो, चाहे तो आयोडीन रख दो, आपकी मर्जी है, आप कुछ भी रख सकते हो। ठीक है, और सिल्वर हैलाइड्स ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में यूज होता है। फोटोलिसिस में क्या था, मैंने ये भी आपको लिखवाया था, 2AgCl in presence of sunlight gives 2Ag plus Cl2, 2AgBr in presence of sunlight gives 2Ag plus Br2, गैस बन के निकल जाता है क्लोरीन या ब्रोमीन। ठीक है, तो ये सिल्वर हैलाइड्स के साथ यूज होता है फोटोलिसिस रिएक्शन में, मैंने डिटेल्स में समझा दिया ये सारा। ठीक है, नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट, formation of yellow precipitate of lead iodide on double displacement reaction between lead nitrate and potassium iodide, very very important, कई बार आ चुका है, येलो कलर का प्रेसिपिटेट बनता है इसमें। ठीक है, तो फॉर्मेशन आप यूट्यूब में सर्च करोगे अगर ये रिएक्शन, तो आपको पूरा रिएक्शन दिख जाएगा कैसे येलो प्रेसिपिटेट बनता है, ब्यूटीफुल रिएक्शन बाय द वे, सर्च करके देखना। फॉर्मेशन ऑफ येलो प्रेसिपिटेट ऑफ लेड आयोडाइड ऑन डबल डिस्प्लेसमेंट, ये होता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट। क्या रिएक्शन होता है, लेड नाइट्रेट हो गया आपका PbNO3 ट्वाइस प्लस 2Ki, Ki मतलब पोटेशियम आयोडाइड, ये बनता है PbI2 प्लस 2KNO3। देखो कुछ नहीं, क्या हुआ, NO3 लेड के साथ था, वो पोटेशियम के साथ चला गया, और आयोडीन पोटेशियम के साथ वो लेड के साथ चला गया, एक्सचेंज हो गया, डबल डिस्प्लेसमेंट। डबल डिस्प्लेसमेंट को प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी कहते हैं। ठीक है, तो इसमें जो पोटेशियम आयोडाइड होता है ये होता है आपका येलो प्रेसिपिटेट, लिख लो, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, येलो पीपीटी, तो डाउन एरो आप लगा सकते हो। नेक्स्ट हो गया आपका रस्टिंग। रस्टिंग में क्या हो गया, जंग लगना बेसिकली, तो 4Fe प्लस 3O2 ऑक्सीजन और मॉइस्चर के प्रेजेंस में होता है, 3O2 प्लस NH2O, देखो यहाँ पे N ना कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो 4Fe प्लस 3O2 प्लस NH2O, N इज एनी नंबर, एनी होल नंबर, गिव्स 2Fe2O3 डॉट NH2O। अब ये डॉट NH2O क्या होता है, ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है, जिसके कारण कोई भी सॉल्ट क्रिस्टल फॉर्म में हो जाता है। तो यहाँ पे भी हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, हाइड्रेटेड मतलब इसके साथ ये H2O जो है ये केमिकली रिएक्टेड नहीं है, बॉन्ड बना के नहीं रखे, ये जस्ट चिपका हुआ है, सो दैट दिस थिंग फेरिक ऑक्साइड कैन बी इन द फॉर्म ऑफ अ क्रिस्टल। ठीक है, क्रिस्टलाइजेशन में हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में डिटेल्स में। तो आपको अगर ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट लग रहा है तो सीधा NH2O भूल जाओ, इधर भी NH2O भूल जाओ, इधर हाइड्रेटेड भूल जाओ। ठीक है, आप ये रिएक्शन लिख दोगे तो भी ओके। अच्छा, रस्ट का कलर क्या होता है, रेडिश ब्राउन कलर होता है। ठीक, अच्छा, हीटिंग कॉपर इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, 2Cu प्लस O2, शाइनी ब्राउन इन कलर, कॉपर का कलर तो पता ही रहता है, ब्राउनिश शाइनी टाइप का होता है, तो 2CuO बनता है जो कि ब्लैक इन कलर होता है। इंपॉर्टेंट,
कॉपर ऑक्साइड का कलर ब्लैक होता है। ठीक है, तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो गया, हीट अब्सॉर्ब कर रहा है, बर्न कर रहा है। ठीक है, हीटिंग कॉपर इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। वेरी इंपॉर्टेंट, कॉपर ऑक्साइड का कलर ब्लैक होता है, याद रखो। When H2 is passed over black copper oxide, यहाँ पे जो बना कॉपर ऑक्साइड, उसके ऊपर से H2 गैस, अगर हाइड्रोजन गैस पास करोगे, रेडॉक्स रिएक्शन टेक्स प्लेस। रेडॉक्स क्या था? रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन। रिडक्शन मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, या फिर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, या फिर रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। रिडक्शन याद आ रहा है? ठीक है, GER, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एंड ऑक्सीडेशन मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, या फिर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मैंने डिटेल्स में रेडॉक्स रिएक्शन समझाया इसी प्लेलिस्ट में। ठीक है, तो जैसे ही कॉपर ऑक्साइड के ऊपर आप हाइड्रोजन पास करते हो, तो द ब्लैक सब्सटेंस कन्वर्ट्स बैक टू ब्राउनिश कॉपर। वापस से कॉपर ऑक्साइड जो होता है वो ब्राउन कॉपर बन जाता है एंड स्टीम बन जाता है। तो क्या हुआ देखो, कॉपर ऑक्साइड प्लस H2 ऑन हीटिंग गिव्स कॉपर प्लस H2O, ये स्टीम हो गया H2O। तो देखो इसमें रिडक्शन किसका हुआ, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन किसमें से हुआ? कॉपर ऑक्साइड CuO था और उसमें से O हटा दिया आपने, तो Cu बच गया। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन को क्या बोलते हैं? रिडक्शन। तो रिडक्शन। हाइड्रोजन के साथ कोई ऑक्सीजन पहले नहीं था, लेकिन आपने उसमें एक ऑक्सीजन लाके जोड़ के पानी बना दिया, तो ये हो गया ऑक्सीडेशन। अब रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन पैरेलली चल रहा, मतलब दिस इज अ रेडॉक्स रिएक्शन। अच्छा, इसमें एक और क्वेश्चन आ जाता है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट क्या है। तो वो वीडियो डिटेल्स में देख लो अगर आपको पता नहीं है ये। तो इसमें ऑक्सीजन सप्लायर जो होता है, हमेशा याद रखो, ऑक्सीजन सप्लायर जो होता है, जो ऑक्सीजन लेके आ रहा है रिएक्शन में, रिएक्टेंट साइड में, मैंने बताया था रिड्यूसिंग एजेंट एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दोनों हमेशा रिएक्टेंट साइड में ही होते हैं, प्रोडक्ट साइड में कभी नहीं होते। तो ऑक्सीजन सप्लायर जो है वो हो जाता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एंड दूसरा हो जाता है रिड्यूसिंग एजेंट, जो हाइड्रोजन सप्लायर है। ये सब मैंने डिटेल्स में समझाया है रेडॉक्स रिएक्शन वाले वीडियो, देख लो वीडियो। तो यहाँ पे ऑक्सीजन कौन लेके आ रहा है रिएक्टेंट साइड में? CuO ला रहा है ना, तो ये हो गया आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और ये H2 हो गया आपका रिड्यूसिंग एजेंट। आया समझ में? ऐसे क्वेश्चंस अक्सर आ जाते हैं, आपको एक रेडॉक्स रिएक्शन दे देंगे, पूछेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है, रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है। ठीक है, सिंपल क्वेश्चंस होते हैं। नेक्स्ट हो गया रिफाइनिंग ऑफ सिल्वर। सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 होता है, और उसमें आप कॉपर डाल दोगे तो क्या होगा, कॉपर नाइट्रेट बन जाएगा और Ag साइड में रोता रह जाएगा। कुछ पहचाना पहचाना लग रहा है क्या? कौन सा रिएक्शन हो गया? ये हो गया सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखो कॉपर सिल्वर से ज्यादा रिएक्टिव होता है, रिएक्टिविटी सीरीज याद करो। ठीक है, क्योंकि हमें आम अचार पसंद, Cu हमें आम, आम क्या था? Ag मतलब सिल्वर। तो कॉपर इज मोर रिएक्टिव देन सिल्वर, तो ये क्या हो गया? सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जाम्पल भी हो गया। दिस इज ऑल्सो यूज्ड इन रिफाइनिंग ऑफ सिल्वर। रिफाइनिंग मतलब सिल्वर को और ज्यादा प्योर बनाने के लिए ये रिएक्शन यूज किया जाता है। ठीक, नेक्स्ट हो गया व्हेन एनहाइड्रस फेरस सल्फेट इज हीटेड। अच्छा, एनहाइड्रस मतलब क्या? एनहाइड्रस मतलब जिसमें पानी नहीं है। ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन में हम लोग चैप्टर 2 में अच्छे से पढ़ेंगे इस चीज को। फेरस सल्फेट FeSO4 ग्रीन कलर का होता है, ग्रीन कलर का होता है जब उसमें पानी रहता है। हाइड्रेटेड फेरस सल्फेट जो रहता है, हाइड्रेटेड फेरस सल्फेट ग्रीन कलर का होता है, सॉल्ट। और एनहाइड्रस मतलब जब आपने वो पानी हटा दिया, तो वो पानी हटा दोगे तो क्या हो जाएगा? एनहाइड्रस फेरस सल्फेट हो जाता है व्हाइट कलर का। आ रहा है समझ में? वो कलर जो आता है वो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के कारण ही आता है, हम पढ़ेंगे डिटेल्स में। तो एनहाइड्रस
FeSO4 जब हीट करते हो, इट रिलीजेस रेडिश ब्राउन सब्सटेंस एंड पंजेंट ओडर। पंजेंट ओडर मतलब जो नाक में बहुत तेज लगता है, वैसे टाइप के बदबू को हम लोग पंजेंट ओडर बोलते हैं। पंजेंट मतलब नाक में लगने वाला। पंजेंट ओडर गैस स्मेलिंग लाइक बर्निंग सल्फर। तो ये क्या हो गया, FeSO4 को आपने हीट किया। देखो ये ट्रायंगल भी मतलब हीट, एक शॉर्ट हैंड नोटेशन, ठीक है। हीट को ट्रायंगल करके भी आप दिखा सकते हो। तो Fe2O3 होता है, तो ये रेडिश ब्राउन सब्सटेंस हो गया, ठीक है। SO2 गैस जो होता है वो होता है पंजेंट ओडर गैस स्मेलिंग लाइक बर्निंग सल्फर। सल्फर को जलाने से जैसे एकदम पंजेंट स्मेल आता है, वो होता है SO2 गैस, ठीक है। एंड SO3 गैस भी निकलता है। तो ये हो गया फेरस सल्फेट को आप जब हीट करोगे तो ये मिलेगा, ठीक। नेक्स्ट हो गया, व्हेन आयरन नेल इज डिप्ड इन ब्लू कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन द इमर्स पार्ट टर्न्स ब्राउन एंड द सॉल्यूशन टर्न्स ग्रीन। कॉपर सल्फेट नॉर्मली ब्लू कलर का होता है। मैंने आपको ये रिएक्शन बताया था, दिस इज अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एंड आयरन नेल को आप कॉपर सल्फेट में जैसे ही डुबोगे, कुछ देर बाद, ऑब्वियसली थोड़ा टाइम लगता है रिएक्शन होने में, ब्लू कलर धीरे धीरे ग्रीन हो जाता है, क्योंकि कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव होता है आयरन, और आयरन जो है कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है, खुद आके FeSO4 के साथ बॉन्ड बना लेता है। तो ये होता है आपका ग्रीन इन कलर। एंड कॉपर जो है वो आयरन नेल के ऊपर, कॉपर का कलर क्या होता है, ब्राउन, शाइनी ब्राउन, है ना, वो बन के डिपॉजिट हो जाता है या फिर नीचे डिपॉजिट हो जाता है, ठीक है। तो वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये। When steam is passed over red hot iron, reversible reaction takes place and magnetite is formed. अगर आप red hot कर लोगे आयरन को, गर्म करके लाल एकदम कर लोगे, और उसके ऊपर उसके बाद स्टीम पास करोगे, स्टीम पास करोगे, तो Fe3O4 बनेगा प्लस 4H2 गैस बन जाएगा। ये होता है मैग्नेटाइट। मैग्नेटाइट से मैग्नेट्स भी बनाए जा सकते हैं, ठीक है। तो ये रिएक्शन हो गया, रेड हॉट आयरन के ऊपर आपने स्टीम पास कर दिया तो मैग्नेटाइट और H2 गैस मिला, ठीक। तो ये कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शंस थे जो आपको एनसीईआरटी में मिल जाएगा। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जब सॉल्व कर रहे होगे तो भी आपको मिल जाएगा। ये वीडियो को बार बार देखो और नोट्स बनाओ। हर रिएक्शन में मैंने जो भी इंपॉर्टेंट कुछ लिखा है, जल्दी से मिटा भी दिया है शायद, तो उन चीज़ों का नोट्स बनाओ। ये अगर ये रिएक्शंस कर लिए तो आपका बहुत हद तक इस चैप्टर से जो भी क्वेश्चन आएगा उसको इजीली आप सॉल्व कर लोगे, ठीक है। मैंने इंपॉर्टेंट सारा का सारा बता दिया। अब मैं आपको बताने वाला हूँ कलर्स ऑफ सम केमिकल्स जो आपको याद रखना चाहिए, ठीक है। क्योंकि आपको पता है PYQ अगर देखे हो, आपको कलर के हिसाब से केमिकल देता है, व्हाइट सब्सटेंस, ग्रीन सॉल्ट, ऐसे इस तरह से देता है। तो कलर्स देख लेते हैं एक बार। तो ये देखो डिफरेंट केमिकल्स के कलर, इसमें मैं बहुत जो इंपॉर्टेंट है उनको मार्क कर दे रहा हूँ, आप भी लिख लो। अब कलर में तो कुछ समझना नहीं है, कलर है तो है बस, ठीक है। कलर में कुछ समझने लायक है नहीं। तो देखो मैं इंपॉर्टेंट वाले मार्क कर रहा हूँ, आप उनका कलर लिख लो। पहले ब्लैक कंपाउंड्स देख रहे, काला रंग किस किस का होता है। तो इसमें कॉपर ऑक्साइड मैंने आपको बताया काला रंग होता है। टार्निश ऑफ सिल्वर, सिल्वर के कोरोशन में मैंने बताया था, वो वाला वीडियो देखो। Ag2S बनता है टार्निश, वो भी ब्लैक कलर का होता है। मैग्नेटाइट Fe3O4 ब्लैक कलर का होता है। लेड ऑक्साइड ब्लैक कलर का होता है, ठीक है। तो ये कुछ चार एटलीस्ट ये इंपॉर्टेंट तो कर ही लो। FeO ये भी आयरन ऑक्साइड, ये भी ब्लैक कलर का होता है। तो कुछ इंपॉर्टेंट वाले बता रहा हूँ, अब देखो इसमें से आप कितने याद रख सकते हो। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये और ये, ठीक है। चलो नेक्स्ट, ब्लू कलर्ड कंपाउंड्स में ज्यादातर कॉपर के कंपाउंड्स आएंगे। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो कॉपर सल्फेट .5H2O। .5H2O क्या है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है। अगर आप लिखते हो तो अच्छी बात है, नहीं भी लिखते हो, अगर आपको अभी समझ में नहीं आ रहा, पहली बार वीडियो देख रहे हो, तो अभी फिलहाल कॉपर सल्फेट ही याद कर लो, ठीक है। लेकिन आप अगर बोर्ड की एग्जाम की तैयारी करो तो आपको पता होगा कि शायद वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है, ठीक है। तो CuSO4.5H2O, इसको ब्लू विट्रियोल भी कहते हैं,
ठीक है, कॉपर नाइट्रेट, कॉपर क्लोराइड, कॉपर हाइड्रोक्साइड, सारे ब्लू कलर के कंपाउंड्स होते हैं कॉपर वाले, ज्यादा कॉपर एंड कोबाल्ट। ठीक है, ग्रीन कलर्ड में आपका FeSO4.7H2O, वेरी इंपॉर्टेंट, वही जो मैंने बताया, आयरन नेल डिप्ड इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। तो 7H2 होता है इसका वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, आपको थोड़ा रटना पड़ेगा इसमें। एंड आयरन सल्फेट ग्रीन कलर का होता है, तो इसको ग्रीन विट्रियोल भी बोलते हैं। ठीक है, अच्छा और क्या होता है? बाकी ये तो खासकर इंपॉर्टेंट है, दिस इज इंपॉर्टेंट, दिस इज इंपॉर्टेंट। एंड और देखिए व्हाइट कलर कंपाउंड्स में AgCl, फोटोलिसिस में पढ़ा था हमने, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में। तो ये हो गया आपका व्हाइट कलर कंपाउंड। व्हाइट में तो काफी कुछ खैर होता है। और क्या है व्हाइट में? देखो यहाँ पे भी पूरा लिस्ट दिया हुआ है। बेरियम सल्फेट मैंने बताया था प्रेसिपिटेट बनता है। कैल्शियम कार्बोनेट मैंने बताया था मार्बल में होता है, लाइमस्टोन में होता है, एग शेल में होता है, वेरी इंपॉर्टेंट। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड स्लेट लाइम मैंने बताया था आपको, चूना को पानी में मिला के एक्सोथर्मिक रिएक्शन करके बनाते हैं, याद आ रहा होगा। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, व्हाइट कलर अगेन, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया हम लोग एसिडिटी का प्रॉब्लम होते हैं तो पीते हैं। ठीक है, और आपको एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, वाइट जेलेटिनस प्रेसिपिटेट, जेली टाइप का रहता है थोड़ा सा। एंड जिंक ऑक्साइड भी ये इंपॉर्टेंट है। जिंक ऑक्साइड ये एम्फोटेरिक नेचर का भी होता है। एम्फोटेरिक नेचर कभी कभी आ जाता है। एम्फोटेरिक नेचर मतलब जो एसिडिक एंड बेसिक कैरेक्टर दोनों एक साथ दिखाता है। ठीक है, इसके बारे में हम लोग अगले चैप्टर में डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। येलो कंपाउंड में इंपॉर्टेंट मार्क कर रहे हो ना? ठीक है, अच्छा AgBr भी इसी में आता है, चलो ठीक है। ब्राउन कंपाउंड्स में आप, सॉरी सॉरी, येलो कंपाउंड्स में AgBr लाइट येलो होता है, व्हाइटिश येलो भी बोल सकते हो आप। ठीक है, और लेड ऑक्साइड एंड इसमें कुछ खास तो नहीं है। ठीक है, PbI2 हमने अभी येलो प्रेसिपिटेट वाले रिएक्शन में हमने पढ़ा था, PbI2 येलो प्रेसिपिटेट होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और बाकी चलो ठीक है, बाकी तो है, रटने को तो बहुत कुछ है। चलो, ब्राउन कलर्ड कंपाउंड्स में आपका Fe2O3, वेरी इंपॉर्टेंट, जंग, रेडिश ब्राउन इन कलर। कॉपर, Cu2O, क्यूप्रस ऑक्साइड, NO2 ब्राउन गैस मैंने बताया था, इसको भी लिख लो। एंड उसके बाद गैस में, ओडरलेस गैस में आपका कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सब ओडरलेस गैस है, मतलब इनमें कोई खुशबू बदबू कुछ नहीं होता है। कलरलेस गैस हैविंग पंजेंट स्मेल, पंजेंट स्मेल वाले गैसेस में आपका आ जाएगा अमोनिया, H2S एंड SO2। SO2 तो अभी हमने पढ़ा था, बर्निंग सल्फर का स्मेल होता है। H2S जो होता है ये रॉटन एग स्मेल होता है, सड़ा हुआ अंडा। ठीक है, एंड अमोनिया जो रहता है, देखना ये पब्लिक टॉयलेट्स में जाते तो एकदम बदबू नहीं आते, सुसु का बदबू, वही अमोनिया होता है, क्योंकि सुसु में बहुत ज्यादा अमोनिया रहता है। ठीक है, कलर्ड गैस में क्लोरीन इज येलोइश कलर्ड, ब्रोमीन इज ब्राउन कलर्ड, NO2 इज ब्राउन, वेरी इंपॉर्टेंट। एंड आयोडीन जो रहता है वो वायलेट कलर का होता है। ठीक है, तो खैर आयोडीन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट NO2 तो याद रखना पड़ेगा। तो ये वीडियो को अच्छे से कर लो, इस वीडियो को कर लोगे तो आपका एक तरह से पूरा चैप्टर प्रिपेयर हो जाएगा। ठीक है, इस वीडियो को अगर आपने लाइक किया है तो जरूर शेयर भी करो अपने दोस्तों के साथ, यार दोस्तों को भी जरूरत होगा, एंड हमारा भी थोड़ा मोटिवेशन हो जाता है। ठीक है, लाइक शेयर सब्सक्राइब से। तो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, एंड पढ़ाई करते रहो, इस चैप्टर को अच्छे से करो, क्योंकि आगे जाके भी ये चैप्टर, ये केमिकल्स के जो कलर आप याद कर रहे हो, केमिकल फॉर्मूला, केमिकल इक्वेशन के बैलेंसिंग वगैरह जो भी कर रहे हो, ये आपको आगे जाके भी काफी काम आएगा। चलो, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।